बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। चले बेटा, हम लोग जो है वो एंजाइम पढ़ रहे थे। एंजाइम का नेक्स्ट पार्ट जो है वो अब हमने स्टार्ट करना है। चले देखो बेटा, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है एंजाइम कंसंट्रेशन, मीन फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन। देखो बेटा, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसमें से सबसे पहला एंजाइम की मिकदार खुद से है। देखें, एंजाइम की मिकदार किस तरीके से अफेक्ट करती है, ये बात हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, इस ग्राफ से ये बात बेटा आपको समझ आ जाएगी। जब आप एंजाइम की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं एंजाइम की, तो बेटा एंजाइम, ये एंजाइम है, आप एंजाइम की बात कर रहे हैं ना। तो जब आप एंजाइम की बात करते हो, एंजाइम अकेला खुद तो काम नहीं करता, तो ये सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि एंजाइम ने सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करना है। एंजाइम की कंसंट्रेशन के साथ साथ आपको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी डिस्कस करनी पड़ेगी। फर्ज कर लें आपके पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है। सबस्ट्रेट क्या है, वो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड अगर आपके पास सबस्ट्रेट होगा तो उस सूरत में बेटा क्या होता है, उस सूरत के अंदर ये होगा। देखें, अगर आपके पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है तो यहाँ पर एंजाइम ज़ीरो है, आप एंजाइम की मिकदार बढ़ाते जाएं। एंजाइम की मिकदार बढ़ाएंगे, रिएक्शन रेट जो है बेटा वो इसी तरह बढ़ता रहेगा। आप यहाँ पर अगर 10 कर देंगे ना, तो रिएक्शन रेट जो है बेटा इसी तरह 10 गुना बढ़ जाएगा। इसी तरह ये रिएक्शन रेट बढ़ता चला जाएगा और ये ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, क्योंकि आपके पास सबस्ट्रेट, आप एंजाइम की मिकदार बढ़ाते चले जाएंगे, रिएक्शन रेट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन से सपोज अगर आपके पास सबस्ट्रेट है लिमिटेड, सबस्ट्रेट क्या है, वो लिमिटेड है। से आपके पास सबस्ट्रेट के सिर्फ 10 मॉलिक्यूल हैं बस, और एंजाइम अभी ज़ीरो है। रिएक्शन, आप एंजाइम बढ़ा रहे हैं, आपने एक एंजाइम बढ़ाया, 2 बढ़ाए, 3 बढ़ाए, रिएक्शन रेट 3 गुना इंक्रीज हो गया। ठीक है ना। इसी तरह आप 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक चले गए, रिएक्शन रेट जो है वो 10 गुना बढ़ गया। ठीक है ना, 10 गुना रिएक्शन रेट में। लेकिन 10 के बाद जब आपने 11वां एंजाइम डाला, आपने 12वां डाला या 13वां एंजाइम डाला, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, रिएक्शन रेट तो उसी तरह कांस्टेंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास सबस्ट्रेट लिमिटेड थे। 10 एंजाइम, जब तक आपने 10वां एंजाइम नहीं डाला था तब तक तो रिएक्शन रेट इंक्रीज हो रहा था। 10 के बाद जैसे ही आपने 11वां एंजाइम ऐड किया, क्योंकि सबस्ट्रेट 10 थे वो खत्म हो गए, तो अब खाली एंजाइम है। खाली एंजाइम तो काम नहीं करेगा ना, तो रिएक्शन रेट में इजाफा नहीं होता, ये यहाँ पर आकर कांस्टेंट हो जाता। अब जितना मर्जी एंजाइम बढ़ाते चले जाए, रिएक्शन रेट 10 की स्पीड से ही जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट यहाँ पर एंड हो गया। ये बात थी बेटा सबस्ट्रेट एंजाइम कंसंट्रेशन की। सेम चीज अप्लाई होती है सबस्ट्रेट के ऊपर। देखें, इसी तरह आप ये देखें ना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर आप डिस्कस करें, अगर आपके पास जो है बेटा, आप इसी तरह डिस्कस करते हो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और ये डिपेंड करती है एंजाइम के ऊपर। फर्ज कर लें आपके पास एंजाइम लिमिटेड है और एंजाइम के आपके पास 10 मॉलिक्यूल हैं, तो आप ऐसे रिएक्शन बढ़ेगा, फिर ये लाइन सीधी हो जाएगी। आप देखें ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 पर आ गया और ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, ये कांस्टेंट हो जाएगा 10 के ऊपर आकर ना, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। 10 के बाद अगर आप 11, 12, 13 सबस्ट्रेट और भी डालें तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एंजाइम खत्म हो गया। इसको कहते हैं एंजाइमेटिक सैचुरेशन। इसको क्या कहा जाता है? इसको एंजाइमेटिक सैचुरेशन कहा जाता है। एंजाइमेटिक सैचुरेशन क्या होता है? इफ all active sites of enzyme filled with substrate, कि बेटा एंजाइम की अगर तमाम की तमाम एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ फिल हो जाए, इसको सैचुरेशन कहा जाता है। जब जो लिमिटेड एंजाइम होता है बेटा, तो 10 सबस्ट्रेट डालने के बाद वो सारे एंजाइम कवर हो जाएंगे, तो सैचुरेशन आ जाएगी। उसके बाद रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा। आप देख रहे हो कि ये जो है बेटा ये कांस्टेंट हो गई है स्पीड। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस विल बी द टेम्परेचर। देखो बेटा, टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर ये 2 चीज़ें मुहैया करता है। टेम्परेचर क्या फ़ायदा देता है? देखें, जब किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, पहली चीज़ तो वो आपको रिएक्शन को काइनेटिक एनर्जी देगा, जिससे रिएक्शन शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ वो देगा काइनेटिक एनर्जी के, ये जो सबस्ट्रेट है ये आसानी के साथ, तेज़ी से, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, तो तेज़ी के साथ जो है बेटा ये जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये टेम्परेचर जो है ये प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है,
कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, रिएक्शन रेट बढ़ रहा है, कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रिएक्शन रेट जो है बेटा वो डबल हो जाता है। बट आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे, जैसे ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा रिएक्शन रेट मैक्सिमम हो जाएगा, पीक पे आपको दिखाई देगा। लेकिन 37 के बाद जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, से 40 डिग्री है या इससे ऊपर का देखें आप, रिएक्शन रेट जो है वो यहाँ पर कम हो रहा है। मतलब एक खास टेम्परेचर के ऊपर ये मैक्सिमम होगा, इस खास टेम्परेचर को आप ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हो। क्या नाम दोगे? ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम दोगे, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ये मैक्सिमम है, उसके बाद ये कम हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस ले आएंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ले आएंगे टेम्परेचर के अंदर, मसलन फ़र्ज़ कर लें आप जो है क्या करते हो, दो कंडीशन आ गए, वेरी हाई टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, या वेरी लो कर दिया, वेरी लो टेम्परेचर, ऑप्टिमम से आप बहुत दूर चले गए, 37 था आप 50 भी क्रॉस कर गए, या आप माइनस में आ गए। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा एंजाइम के ऊपर? देखो बेटा, जब आप बहुत ज़्यादा कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी में इतना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा कि जो सबस्ट्रेट और एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेट करेंगे और उनमें बहुत ज़्यादा कोलिजन स्टार्ट हो जाएगी। और उस कोलिजन के रिजल्ट में ये जो एंजाइम है, इसके जो केमिकल बॉन्ड है, इसका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा और एंजाइम डीनेचराइजेशन की तरफ चला जाएगा, वो कंप्लीटली डीनेचर हो जाएगा। ठीक है ना, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप बहुत कम टेम्परेचर कर देते हैं, बहुत लो टेम्परेचर कर देते हो बेटा, लो टेम्परेचर पे आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? आइस क्रिस्टल, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, एंजाइम फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड मीडिया में काम कर रहा है। एंजाइम जब फ्रीज हो जाएगा तो तब भी उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, उस सूरत में भी एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। मतलब आप जो है बेटा बहुत ज़्यादा वेरिएशन टेम्परेचर में नहीं ला सकते, अदरवाइज एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगली बात जो है बेटा वो है पीएच की। आप जानते हो कि पीएच किसी भी चीज़ की एसिडिटी या बेसिसिटी को शो करता है। ठीक हो गया। अब पीएच जो है, टेम्परेचर हमारे बॉडी में काम करने वाले तमाम एंजाइम का टेम्परेचर एक ही होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमारे बॉडी में काम करने वाले हर एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है ना, वो ऑप्टिमम पीएच वो पीएच है जिसके ऊपर ये मैक्सिमम वर्क कर रहे हैं। अच्छा देख लें, अब आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है कि बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एंजाइम है, जस्ट फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी एंजाइम है, इसकी ऑप्टिमम पीएच 7 है क्योंकि पीक बता रही है। इसी तरह अगर हम बात करें पेप्सिन की, तो आप जानते हो कि पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच 2 होती है, तो आप ये देख रहे हो कि ये 2 के ऊपर पीक बनेगी। ट्रिप्सिन की 8 है, तो आप ये देख रहे हो। अगर फ़र्ज़ कर लो XYZ कोई भी एंजाइम है जिसकी ऑप्टिमम पीएच जो है वो 3 है, तो उसको ग्राफ की शक्ल में यूँ जाहिर करेंगे। ठीक है ना, ये 3 आपने यूँ देखना, ये 3 पीक से जो है बेटा वो MCQs भी बनते रहे कि जनाब एक ग्राफ बना होगा, पीक दिखाई जाएगी, बताएं कि ये जो है इसकी पीएच क्या होगी। इसी तरह आपको ये टेबल बेटा याद रखना है, ये वाला टेबल, ये टेबल आपने याद रखना है, इसकी वैल्यूज़ भी याद रखनी है। आपने ये भी रखना है कि ये हाईली बेसिक है और ये हाईली एसिडिक है। आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे 7 के बाद तो वो बेसिक बनता जाएगा, और इससे जितना ऊपर जाते जाएंगे वो उतना एसिडिक बनता जाएगा। ये हाईली बेसिक और हाईली एसिडिक में से भी आ जाता है कि जनाब एग्जांपल दी होगी कि बताएं इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो ये सीक्वेंस भी आपको मेमोराइज रखना है। देखो बेटा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ वो मैं, कि पीएच में कोई हल्का सा भी रद्दोबदल आ जाए, पीएच में कोई हल्का सा भी रद्दोबदल आ जाए तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्यों? देखो बेटा एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा, सर पीएच में अगर रद्दोबदल आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो बेटा जब पीएच में रद्दोबदल आता है तो सोल्यूशन या तो मोर एसिडिक हो जाता है या जो है वो मोर बेसिक होता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? आयोनाइजेशन, आइंस बन जाते हैं क्योंकि एसिडिटी बेसिडिटी बढ़ेगी। अब ये आयोनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजाइम की एक्टिव साइड की ही नहीं होती बल्कि सबस्ट्रेट की भी हो सकती है, और रिजल्ट इसका भी सेम होगा कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है बेटा ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी और एंजाइम डीनेचर भी हो सकता है। ठीक है ना, कि अगर आप पीएच में कोई हल्का फुल्का भी रद्दोबदल करेंगे। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर एक ऐसे केमिकल होते हैं जो एंजाइम के साथ बाय मिस्टेक रिएक्ट कर जाते हैं
और क्योंकि ये जेन्युइन सबस्ट्रेट तो होते नहीं, तो इस वजह से प्रोडक्ट नहीं बनता। देखें ना, एंजाइम जो है बेटा अगर इनहिबिटर के साथ अटैच हो जाता है, ये दोनों तरह के होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं, इरिवर्सिबल भी होते हैं, तो बेटा बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सबस्ट्रेट नहीं है। मसलन कुछ पॉइजन्स जिनमें साइनाइड, ये इनहिबिटर होते हैं, एंटीबॉडीज इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ एग्जांपल एंटी मेटाबोलाइट्स आ जाती हैं, और उसमें कुछ अद्वियात भी आ जाते हैं जो इनहिबिटर का काम करते हैं। बाज़ औक़ात हम खुद इंटेंशनली किसी एंजाइम को ब्लॉक कर रहे होते हैं मेडिसिन की मदद से, क्योंकि वो एंजाइम हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, तो वो किसी इनहिबिटर की मदद से, मतलब इनहिबिटर ने हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, हम खुद भी इंड्यूस करते हैं इनको। अच्छा, इसके बाद जो है बेटा टाइप ऑफ इनहिबिटर। अब इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, एक होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर, मतलब ऐसा इनहिबिटर जो एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना ले और उस एंजाइम को हमेशा के लिए ऑक्यूपाई कर ले और दोबारा वो एंजाइम फ्री नहीं होगा, तो ऐसे जो इनहिबिटर होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा जो पॉइजन्स है, पॉइजन्स जिसमें साइनाइड है, ये जो होता है ना, ये एक इरिवर्सिबल टाइप होती है। ठीक है मेरा, चले आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं रिवर्सिबल पर। ये जो रिवर्सिबल होते हैं ना बेटा, ये वीक बॉन्डिंग बनाते हैं, वीक लिंकेज होती है इनके एंजाइम के साथ। वीक लिंकेज की वजह से ये कुछ टाइम के लिए एंजाइम की एक्टिव साइड को कवर करते हैं, उसके बाद रिलीज हो जाते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन। देखें, एक्टिव साइड, एक्चुअल सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की शेप मिलती जुलती होती है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है, ये देखें ना लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, और इन दोनों का कंपटीशन होता है कि इन्होंने एक्टिव साइड के साथ जाकर अटैच होना है। अब कौन अटैच होगा, इन दोनों के दरमियान में कंपटीशन होगा, ठीक है ना। जो जिसकी मिकदार ज्यादा होगी वो कंपटीशन विन कर जाएगा और जाकर अटैच हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, अगर हम सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को जो है बेटा वो इंक्रीज कर दें। आप देखें ना, यहां पर हमने सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ा दी, सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ाने से क्या हुआ कि ये इनहिबिटर को मौका ही नहीं मिला कि ये जाकर एक्टिव साइड के ऊपर अटैच हो सके। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में ये बात आप बता सकते हो। इस तरह जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना बेटा, वो अटैच ही अदर देन एक्टिव साइड। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अटैच ही अदर देन एक्टिव साइड पर होते हैं। देखिए ना, कुछ एंजाइम में एक्टिव साइड के अलावा भी एक साइट होती है, उसको कहते हैं एलिस्टेरिक साइट, ये नाम लिखा हुआ है एलिस्टेरिक साइट। अब देखिए ये इनहिबिटर अटैच हो गया यहाँ पे, ये अटैच हुआ, लेकिन इसके अटैच होने से इसने जेन्युइन जो एक्टिव साइड थी उसको भी ब्लॉक कर दिया। अब ये सबस्ट्रेट भी इसके साथ अटैच नहीं हो सकता जब तक ये इनहिबिटर यहाँ पर मौजूद है। अब आप सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ा भी दें तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्लॉकेज तो नहीं हटनी उससे। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन के इफेक्ट डालने से कोई भी इफेक्ट जो है बेटा वो हासिल नहीं होता। ये याद रखना है कि इनकी डेफिनेशन ही अक्सर औकात एमसीक्यूज में आ जाती है कि इनहिबिटर दैट इज अटैच अदर देन एक्टिव साइट दैट विल बी इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है बेटा वो होगा, एलिस्टेरिक इनहिबिटर भी इसको कहा जाता है। इसी तरह देखें, ये एक एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर लिखी है। देखें, इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये एक सक्सीनेट मॉलिक्यूल है, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। इसके दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहाँ से एक यहाँ से लेके FAD से FADH2 बना देता है, और यहाँ से दो प्रोटॉन निकलने से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है और ये बन जाता है फ्यूमारेट। लेकिन ये जो मैलेट है, मैलेट, इसकी शक्ल सक्सीनेट से मिलती है, सिर्फ एक CH2 का फर्क है, एक CH2 का फर्क है, बाकी सारी की सारी उससे मैच करता है। तो गलती से ये सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज मैलेट को सेलेक्ट कर लेता है बजाय सक्सीनेट के। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि इससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, इससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। अब आप ये देख लें, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये प्रोडक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन है ना ये, तो सब चीजें। अब ये इनहिबिटर है, तो इसमें तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एंजाइम भी टेम्परेरी ब्लॉक हो जाएगा। ये बातें आपने याद रखनी है, ये चीज़ जो है बेटा वो एमसीक्यूज पे आ जाती है। हमारा यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल का यूनिट मुकम्मल हो गया। बच्चे पूछ रहे थे कि सर टेस्ट कब होगा, ये से देखो बेटा, जब यूनिट मुकम्मल होगा तो उसके बाद पहले तो हम एक लाइव क्वेश्चन सेशन करेंगे। उस क्वेश्चन सेशन का मकसद यही है ताकि अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन है वो मुझसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। फिर उसके बाद आप टेस्ट में, फिर उसके बाद जो है बेटा वो वेरी नेक्स्ट डे जो टेस्ट प्लस उसकी डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। चले, हमारा ये यूनिट आज मुकम्मल हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।